बच्चों, आज मैं आपसे बात करूंगा कक्षा 11 व्यवसाय अध्ययन के अध्याय 9 लघु व्यवसाय एवं उद्यमिता के अंतर्गत प्राज्ञ संपत्ति अधिकार के प्रकारों के बारे में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने प्राज्ञ संपत्ति अधिकार के बारे में अध्ययन किया था। आज हम प्राज्ञ संपत्ति अधिकार के प्रकारों को विस्तार से देखते हैं। आइए चलें। प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के प्रकार। प्राज्ञ संपत्ति अधिकार कौन कौन से हैं? वो हैं प्रतिलिप्याधिकार, कॉपीराइट, व्यापार चिन्ह, ट्रेडमार्क्स, भौगोलिक संकेत, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, एकस्व पेटेंट, अभिकल्प डिजाइन, पौध प्रजाति, प्लांट वैरायटी, अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास अभिकल्प, परंपरागत ज्ञान, व्यापारिक भेद। देखिए बच्चों, ये सभी अधिकार सरकार द्वारा दिए गए जो अलग अलग अधिनियम हैं उनके अंतर्गत प्रदान किए जाते हैं। लोग अपनी बुद्धि, अपनी सोच, अपनी समझ से जो रचनात्मक कार्य करते हैं, जो उत्पाद तैयार करते हैं, जो डिजाइन तैयार करते हैं, जो आविष्कार करते हैं, उनको संरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमों के अंतर्गत ये अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इनके अंतर्गत आपके बनाए हुए उत्पादों की बिना आपसे पूर्वानुमति के कोई भी नकल नहीं कर सकता, कोई भी उन्हें काम में नहीं ले सकता। यहां ये और बता दूं कि ये जो पौध प्रजाति, अर्धचालक एकीकृत परिपथ, अभिन्यास अभिकल्प, परंपरागत ज्ञान, व्यापारिक भेद, इन्हें भारत में ही मान्यता अधिकता से प्रदान की गई है। आइए अब इसे विस्तार से हम देखते हैं। पहला है प्रतिलिप्याधिकार, कॉपीराइट। देखिए, यह कलाकृतियों पर, सृजनात्मक कार्यों पर, रचनात्मक कार्यों पर प्रदान किया जाता है। इसे कॉपीराइट भी कहा जाता है। फिल्म बनाने, पुस्तक लिखने जैसे कार्य मूल कार्य होते हैं, रचनात्मक कार्य होते हैं। कोई कलाकृति बना दी गई है कलाकार द्वारा, कोई मूर्ति बनाई गई है, तो यह भी रचनात्मक कार्य होता है। गाना गाया गया है, फिल्म बनाई गई है, यह भी क्या है? कलात्मक कार्य है। तो बच्चों, इन्हें कॉपीराइट्स प्राप्त होते हैं। इसकी कॉपी कोई भी बिना अनुमति नहीं बना सकता। प्रतिलिप्याधिकार, प्रतिलिपि न बनाने का अधिकार है। कोई भी प्रतिलिपि नहीं बना सकता। रचयिता अथवा लेखक द्वारा कोई मूल विचार अभिव्यक्त करने पर यह प्रस्तुत किया जाता है। जब रचयिता द्वारा या लेखक द्वारा मूल विचार, जो मौलिक विचार है, उसको प्रकट किया जाता है, उसको अभिव्यक्त किया जाता है, तो उसे रजिस्टर्ड करवाना होता है, उस पर कॉपीराइट लेना होता है। प्रतिलिप्याधिकार रचयिता का एक विशेषाधिकार होता है, जो विषय सूची, जिसमें विषय सामग्री की प्रतियों का पुनरुत्पादन तथा वितरण सम्मिलित है, के अनाधिकृत प्रयोग को प्रतिषेध करता है। देखिए, यह कॉपीराइट जो होता है वह रचयिता का एक विशेष अधिकार होता है। उसे एक विशेष अधिकार दिया जाता है जिसके तहत उसकी विषय सूची को, उसकी प्रतियों का पुनरुत्पादन, दोबारा उत्पादन नहीं किया जा सकता। उसका वितरण उसमें सम्मिलित है, उसका बिना उसकी अनुमति के वितरण नहीं किया जा सकता, के अनाधिकृत प्रयोग को रोकता है, उसे प्रतिषेध करता है, उस पर रोक लगाने का कार्य करता है। यह एक विशेष अधिकार मिला हुआ होता है रचनाकार को, जिसके तहत उसकी रचना कोई अन्य व्यक्ति काम में नहीं ले सकता, अपने नाम से बता नहीं सकता। किसी ने पुस्तक लिखी है तो इस पर यदि उसने कॉपीराइट प्राप्त किया है, तो उस लेखक के द्वारा जब कॉपीराइट प्राप्त कर लिया जाता है तो इसकी प्रतिलिपि बिना उसकी अनुमति के कोई नहीं छाप सकता। इसके
कोई भी प्रयोग उसकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता, इसका वितरण उसकी अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता। प्रतिलिप्याधिकार की विशेष सूची का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, इसका पंजीकरण करवाना कोई जरूरी नहीं है, परंतु उल्लंघन होने की दशा में विशेषाधिकार का प्रयोग करने हेतु आवश्यक है। लेकिन यदि उस आपके अधिकार का उल्लंघन हो जाता है तो ऐसी स्थिति में विशेषाधिकार का प्रयोग करने हेतु आपको पंजीकरण करवाना जरूरी है, इसका पंजीकरण करवा लेना चाहिए। आगे देखते हैं बच्चों, दूसरा है व्यापार चिन्ह। देखिए, कोई शब्द, कोई नाम या इनका मिश्रण, ये व्यापार चिन्ह हो सकता है। हमने देखा है टाटा की गाड़ियों में टी लिखा हुआ होता है, मैकडॉनल्ड्स पे एम अंकित होता है। ये क्या है? उनके व्यापार चिन्ह हैं। इनसे हम पता लगा लेते हैं कि यह संस्था कौन सी है। तो इस प्रकार के व्यापार चिन्हों से संगठन के बारे में मालूम हो जाता है। अगर आपने यह चिन्ह देखा हो तो आप बता सकते हैं कि यह एलजी कंपनी का चिन्ह होगा। ठीक है। व्यापार चिन्ह कोई शब्द, नाम अथवा प्रतीक अथवा उनका संयोजन है। कोई शब्द हो सकता है, कोई नाम हो सकता है और कोई प्रतीक हो सकता है, या फिर उनका संयोजन, उनका मिश्रण भी हो सकता है, जिससे हम किसी व्यक्ति, कंपनी, संगठन इत्यादि द्वारा बना गए माल की पहचान कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं यह किस कंपनी द्वारा बनाया गया माल है, ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। यह नाम भी हो सकता है, यह कोई शब्द भी हो सकता है अथवा प्रतीक चिन्ह भी हो सकता है। व्यापार चिन्हों से हम एक कंपनी के माल तथा दूसरी कंपनी के माल में अंतर्भेद भी कर सकते हैं। जब हमारे सामने ये व्यापार चिन्ह आते हैं, ये ट्रेडमार्क्स आते हैं, तो हम ये बता सकते हैं यह किस कंपनी का माल है, यह किस कंपनी द्वारा बनाई गई सामग्री है, और उनके बीच अंतर भी कर सकते हैं। उन कंपनियों के बनाए हुए उत्पादों में तुलना भी कर सकते हैं। आइए, एक छाप अथवा चिन्ह में व्यापार चिन्ह एक कंपनी की प्रतिष्ठा, ख्याति, उत्पादों तथा सेवाओं के बारे में कई बातों की जानकारी दे सकते हैं। देखिए, एक छाप अथवा चिन्ह के द्वारा, एक व्यापार चिन्ह के द्वारा हम ये बता सकते हैं ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, इसकी क्वालिटी क्या होगी। सभी जानते हैं मैकडॉनल्ड कंपनी पिज्ज़ा बनाती है, एलजी कंपनी कई प्रकार के उत्पाद बनाती है। इस चिन्ह को देखकर हम ये बता सकते हैं कि वह उत्पाद किस कंपनी द्वारा बनाया गया है और उस कंपनी की ख्याति कैसी है। वो कंपनी एक अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की है या वह लोकल कंपनी है। इन चिन्हों के माध्यम से हम उस कंपनी के बारे में, उसकी ख्याति के बारे में, उसकी प्रतिष्ठा के बारे में जानकारी दे सकते हैं। ये व्यापार चिन्ह इसकी जानकारी प्रदान करने का काम करते हैं, ये ट्रेडमार्क्स इसकी जानकारी देते हैं। व्यापार चिन्ह बाजार में प्रतिस्पर्धियों के उसी प्रकार के उत्पादों से अंतर करने में सहायता करते हैं। और ये व्यापार चिन्ह जब हम बाजार में जाते हैं, एक ही तरीके के कई प्रोडक्ट हमारे सामने होते हैं, तो हम इन व्यापार चिन्हों के माध्यम से ये पता लगा लेते हैं कि हमें किस कंपनी का प्रोडक्ट लेना है। कई टीवी आपके सामने रखे हुए होते हैं दुकान पर, जब आप ये देखते हैं कि उसमें एलजी का टीवी है, उसमें सोनी का टीवी है, सैमसंग का टीवी है, तो आप अपनी पसंद के अनुसार उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं जो आपको खरीदना होता है। तो आपको इसके बारे में किसने बताया? उस व्यापार चिन्ह ने बताया जो उस पर अंकित होता है। जो नाम या फिर चिन्ह हो या फिर कोई लोगो हो जो उस पर अंकित है, वो हमें ये बताता है ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है। इससे हमें उत्पादों में अंतर करने में सहायता मिलती है। ठीक है। व्यापार चिन्ह अधिनियम 1999 के अंतर्गत व्यापार चिन्ह का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है। देखिए, इसका पंजीकरण करवाना भी अनिवार्य नहीं है,
लेकिन व्यापार चिन्ह का पंजीकरण चिन्ह पर विशेषाधिकार स्थापित करने में सहायता करता है। लेकिन यदि हमें इस चिन्ह पर विशेषाधिकार प्राप्त करना है तो हमें इसका पंजीकरण करवा लेना चाहिए, क्योंकि पंजीकरण करवाने पर वह चिन्ह पर हमें विशेषाधिकार प्राप्त हो जाता है। कोई भी उस चिन्ह को लगाकर अपने उत्पाद नहीं बेच सकता है। व्यापार चिन्हों का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, परंपरागत व्यापार चिन्ह और गैर परंपरागत व्यापार चिन्ह। परंपरागत व्यापार चिन्ह में शब्द, रंग संयोजन, नामपत्र, चिन्ह, पैकेजिंग, माल की आकृति इत्यादि आते हैं। इनके माध्यम से जो चिन्ह बने होते हैं वे परंपरागत व्यापार चिन्ह कहलाते हैं, जो शब्दों से, रंग के संयोजन से या फिर नाम के द्वारा, चिन्ह के द्वारा, पैकेजिंग और माल की आकृति के द्वारा हमें उस वस्तु के बारे में बताते हैं, उस कंपनी के बारे में, उस व्यापार के बारे में बताते हैं, तो हम इन्हें परंपरागत व्यापार चिन्ह कहते हैं। गैर परंपरागत व्यापार चिन्हों में वे व्यापार चिन्ह सम्मिलित किए जाते हैं जो पहली श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, जो इस परंपरागत व्यापार चिन्हों की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, परंतु समय व्यतीत होने के साथ साथ अपनी पहचान बना रहे हैं। लेकिन समय व्यतीत होने के साथ साथ वो अपनी पहचान बनाते जा रहे हैं। जैसे ध्वनि चिन्ह, गत्यात्मक चिन्ह। कोई ध्वनि चिन्ह हम सुनते हैं, पहले कोई किसी ने लाइन एक लगा रखी है अपने विज्ञापन में, तो वह उसकी एक पहचान है, वह उसका क्या हो गया है, अब धीरे धीरे व्यापार चिन्ह बन गया है। वह जो ध्वनि है, वह जो लाइन है, जो पंक्ति है, उसको सुनते ही हम उस विज्ञापन की ओर या उस प्रोडक्ट की ओर चले जाते हैं। देखिए, आपने अगर पार्ले जी का बिस्किट खाया होगा तो उस पर एक बालिका का चित्र अंकित है, कई वर्षों से, कई दशकों से वही चित्र उस पर अंकित है, वह उस प्रोडक्ट की क्या हो गई, पहचान हो गई है। तो ये चीजें व्यापार चिन्हों की बारे में बताती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, भौगोलिक संकेत, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस क्या होते हैं? ये मुख्यतः एक संकेत हैं जो कृषिक, प्राकृतिक व निर्मित उत्पादों, हस्तशिल्प, औद्योगिक माल व खाद्य पदार्थ की एक निश्चित भूभाग से उत्पत्ति की पहचान करता है। एक निश्चित भूभाग से उत्पत्ति की, वह माल, वह सामग्री किस स्थान से उत्पादित हुआ है, वहां से उसको एक भौगोलिक पहचान दी जाती है। जैसे बार बार अभी हमने उदाहरण लिया है बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया। इसी प्रकार बनारसी साड़ी। अब ये साड़ियां तो पूरे देश में कहीं भी बन सकती है, लेकिन बनारसी साड़ी मतलब उस स्थान से वह जुड़ी हुई है। इसी प्रकार भुजिया, बीकानेरी भुजिया, बीकाजी नमकीन, ये सब क्या है, भौगोलिक संकेतक हैं, जहां एक निश्चित गुणवत्ता, देखिए भौगोलिक संकेतक एक निश्चित भूभाग से उत्पत्ति को बताता है, लेकिन वो उसकी निश्चित गुणवत्ता, प्रतिष्ठा अथवा अन्य विशेषताएं अनिवार्य रूप से उसके भौगोलिक मूल के कारण हैं, उनको भी प्रदर्शित करता है। एक विशेष स्थान पर बनी हुई सामग्री में कुछ विशेष गुणवत्ता होती है, तो भौगोलिक संकेतों के द्वारा हमें उस गुणवत्ता के बारे में पता चलता है। भौगोलिक संकेत हमारी सामूहिक तथा बौद्धिक धरोहर का भाग है, जिन्हें संरक्षित करने और बढ़ावा देने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति को बताते हैं, ये हमारी उस स्थान की पहचान को बताते हैं। ये हमारी सामूहिक और बौद्धिक धरोहर का भाग है, जिसे संरक्षित करने तथा बढ़ावा देने की आवश्यकता है, और यह एक स्थान की ख्याति भी बढ़ाता है। सामूहिक रूप से एक स्थान की ख्याति की प्रसिद्धि के लिए भी ये भौगोलिक संकेत क्या है, कार्य
करते हैं। भौगोलिक संकेत एक भौगोलिक क्षेत्र की सामूहिक ख्याति का प्रतिनिधित्व करते हैं। बनारसी साड़ी, बनारस बहुत बड़ा है, वहां पर एक स्थान पर बनारसी साड़ियों को तैयार किया जाता है, लेकिन वो सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है, बनारस उसका सामूहिक प्रतिनिधित्व करता है बनारसी साड़ी के नाम से। तो ये क्या है, यह उस भौगोलिक क्षेत्र की सामूहिक ख्याति का प्रतिनिधित्व करने वाला संकेत है। कई शताब्दियों से में अपने आप बनी है। और ये ख्याति कब बनी है, कई शताब्दियों से बनी है, एक दिन में नहीं बनी है ये ख्याति। बीकानेरी भुजिया की जो ख्याति है, जो देश विदेश में प्रसिद्धि है, वो क्या एक दिन में बनी है, नहीं, वो कई सदियों में जाकर वो तैयार हुई है, वो ख्याति बनी है, और यह उस ख्याति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भौगोलिक संकेतों के कुछ उदाहरण हैं, बीकाजी नमकीन, बीकानेरी भुजिया के उदाहरण हैं। दार्जिलिंग चाय, देखिए दार्जिलिंग में चाय बहुत अच्छी होती है, वहां पर दार्जिलिंग चाय भौगोलिक संकेत। कांगड़ा चित्रकारी, नागपुरी संतरा, कश्मीरी पश्मीना, ये सभी भौगोलिक संकेतों के उदाहरण हैं। ये उस क्षेत्र की विशेषता को बताते हैं, इनसे उस क्षेत्र की ख्याति भी बढ़ती है। एकस्व, एकस्व को पेटेंट व अस्थायी एकाधिकार भी कहा जाता है। बच्चों, इसे पेटेंट के नाम से और अस्थायी एकाधिकार के नाम से भी जानते हैं। एकस्व ऐसे वैज्ञानिक खोजों, उत्पाद अथवा प्रक्रिया को संरक्षित करता है। देखिए, वैज्ञानिक खोजों जो उत्पाद और प्रक्रिया से संबंधित हैं को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। उत्पाद कौन कौन से और प्रक्रिया कौन सी, इसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। देखिए, उत्पाद, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अभी किसी कंपनी ने कोरोना की दवा बनाई है, यदि वह इस दवा का पेटेंट करवा लेती है तो बिना इसी के अनुमति के कोई भी अन्य कंपनी उसी प्रकार से दवा नहीं बना सकेगी। ठीक है, इसी प्रकार प्रक्रिया, पूर्व में जैसे एक बीमारी है कैंसर, कैंसर की दवा बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें लगते हैं मान लीजिए 20 दिन, और किसी व्यक्ति ने अपने बुद्धि बल से, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कोई नई प्रक्रिया खोजी है, कोई नई प्रक्रिया, कोई नया तरीका खोजा है, जिससे यह दवा मात्र 3 दिन में तैयार हो जाती है। मात्र कितने दिन में तैयार हो जाती है, 3 दिन में तैयार हो जाती है। तो वह अपने द्वारा बनाई गई प्रक्रिया को पेटेंट करवा सकता है। तो इस प्रकार प्रक्रिया भी पेटेंट की करवाई जा सकती है, और जो उत्पाद है उसका भी पेटेंट करवाया जा सकता है। और इससे क्या मिलता है, संरक्षण प्राप्त होता है। इससे संरक्षण प्राप्त होता है कि बिना उनकी अनुमति के कोई भी उनके उत्पाद को, उनकी प्रक्रिया को काम में नहीं लेगा। जो पहले से ही ज्ञात उत्पादों के बारे में तकनीकी प्रगति को दर्शाती है, और ये तकनीकी प्रगति को भी दर्शाने का कार्य करती है। एकस्व सरकार द्वारा प्रदान किया गया एक विशेषाधिकार है। देखिए, यह विशेष अधिकार है जो सभी का अपवर्जन करने का विशेष अधिकार उपलब्ध करवाता है। दूसरों द्वारा उन उत्पादों, उन प्रक्रियाओं को काम में लेने से उनको रोकता है, विशेष अधिकार प्रदान करता है। उन्हें इस खोज को निर्मित करने, अन्य व्यक्तियों को इस खोज को निर्मित करने, प्रयुक्त करने, विक्रय करने हेतु प्रस्तुत करने, विक्रय करने अथवा आयात करने से प्रतिषेध करता है। कोई भी अन्य बिना अनुमति के न तो उसको बेच सकता है, न उसका आयात कर सकता है, और उसका प्रयोग भी नहीं ले सकता। जैसे 1995 में यदि मिसिसिपी यूनिवर्सिटी को हल्दी का पेटेंट मिल जाता तो भारत के लोग दवा के रूप में, चिकित्सीय उपचार के रूप में उसका प्रयोग नहीं कर सकते थे। तो पेटेंट को भारत सरकार ने रद्द करवा कर क्या किया, भारत के लोगों द्वारा उस जो हल्दी का प्रयोग था उसको सुनिश्चित किया, बनाए रखा।
एक आविष्कार पर अधिकार प्राप्त करने हेतु एकस्व का आवेदन किया जा सकता है, परंतु खोज पर नहीं। देखिए यहां विशेष बात मैं बता दूं, आविष्कार पर पेटेंट के लिए आवेदन किया जा सकता है लेकिन एक खोज पर नहीं। जैसे सभी जानते हैं, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का नियम बनाया। उसने एक सेब को एक पेड़ से नीचे गिरते हुए देखा और गुरुत्वाकर्षण की क्या है, खोज की, इसका नियम की खोज की। लेकिन जो ग्राहम बेल थे, उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। उन्होंने क्या किया, टेलीफोन का आविष्कार किया। देखिए ये चीज पहले से विद्यमान थी, पहले से सब लोग जानते थे कि पेड़ से फल नीचे गिरता है, इसके बारे में सभी लोग जानते थे। टेलीफोन को तो किसी ने नहीं देखा था, टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल द्वारा किया गया। तो ये था उनका आविष्कार और ये कहलाती है खोज। इसके बारे में सभी जानते थे, इसलिए खोज का पेटेंट नहीं करवाया जाता। और जबकि जो आविष्कार होता है उसका पेटेंट के लिए पंजीकरण करवाया जाता है। एकस्व का उद्देश्य वैज्ञानिक क्षेत्र में नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करना होता है। देखिए नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक क्षेत्र में नए नए आविष्कार करने के लिए वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने का कार्य भी एकस्व द्वारा किया जाता है, पेटेंट के माध्यम से किया जाता है। एकस्व आविष्कार को 20 वर्ष की अवधि हेतु विशेषाधिकार प्रदान करता है और इससे किसी व्यक्ति को 20 वर्षों के लिए उसकी पेटेंट के द्वारा उसकी उत्पाद और उसकी प्रक्रिया को सुरक्षा प्राप्त होती है, विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, जिसके दौरान किसी को भी जो एकस्वीकृत की गई विशेष सामग्री का प्रयोग करना चाहता है, उस आविष्कार का वाणिज्यिक उपयोग करने हेतु निश्चित लागत का भुगतान करके एकस्वाधिकारी से अनुमति लेनी आवश्यक होती है। यदि कोई अन्य व्यक्ति दवा का या उसकी प्रक्रिया का मान लीजिए काम में लेना चाहता है जो कि पेटेंट करवाई हुई है, तो उसके जो निर्माता हैं जिन्होंने उसका पेटेंट ले रखा है, उनकी अनुमति के बिना वो काम में नहीं ले सकते और इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ेगा, भुगतान करना पड़ेगा। इसके लिए एकस्वाधिकारी को भुगतान किया जाता है। जिसके पास पेटेंट है उसको भुगतान प्राप्त करने का अधिकार होता है और यह कितने समय के लिए विशेष अधिकार है, 20 वर्षों के लिए है बच्चों। देखिए इस अवधि को याद रखना, 20 वर्षों के लिए। एक शुल्क के प्रतिफल स्वरूप एकस्वाधिकारी के विशेषाधिकारों को प्रयोग करने की प्रक्रिया को अनुज्ञप्तिकरण कहते हैं और एक शुल्क देकर विशेषाधिकार जिसके पास हैं उससे अनुमति ले लेना अनुज्ञप्तिकरण कहलाता है। एकस्व की अवधि समाप्त होने पर आविष्कार सार्वजनिक क्षेत्र का हो जाता है, वह सार्वजनिक हो जाता है, अर्थात लोग उसका प्रयोग करने हेतु स्वतंत्र होते हैं। अब 20 वर्षों के बाद वह सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाता है तो लोग उसका प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, किसी आविष्कार का एकस्वीकरण कराने हेतु यह आवश्यक है कि यह आविष्कार नया हो। यह अनिवार्य रूप से क्या हो, नया हो, बिल्कुल नया। ये नहीं कि किसी की रचना, किसी का द्वारा किया गया आविष्कार हम लेकर आ जाएं, नहीं, ये बिल्कुल नया होना चाहिए। अर्थात यह दुनिया में कहीं भी वर्तमान ज्ञान में पहले से ही विद्यमान नहीं होना चाहिए, कि किसी की ज्ञान में यह नहीं होना चाहिए। हमने कोई आविष्कार किया है तो उसके बारे में किसी को पता नहीं होना चाहिए, किसी के पास उसकी जानकारी न हो। एकस्व आवेदन जमा करने से पूर्व किसी भी रूप में सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए। जैसे हमने कोई आविष्कार किया और सभी को बता दिया और फिर अगर एकस्व के लिए हम आवेदन करते हैं तो चूंकि उसको तो सभी जानते हैं, सभी लोगों को पता है, तो उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा। तो यह इसका विशेष गुण होता है कि एक तो नया हो और लोगों को उसकी जानकारी
ना हो। किसी भी ऐसे व्यक्ति को पता न हो जो प्रौद्योगिकी के संबंधित क्षेत्र में कुशल हो, अर्थात मानक रूप से ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन के उस क्षेत्र में समुचित रूप से कुशल हो, ऐसे व्यक्ति को भी उसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। जो कि पहले से ही कुशल है, वह तकनीकी क्षेत्र में कुशल है और उसे इसकी जानकारी है, तो यह आविष्कार नहीं होगा। तो आविष्कारी कदम वही होगा जो बिल्कुल नया हो, जिसके बारे में किसी को भी जानकारी ना हो कि ऐसा किया जा सकता है, ऐसा हो सकता है। यह अनिवार्य रूप से औद्योगिक अनुप्रयोग में समर्थ हो, अर्थात उद्योग में प्रयुक्त अथवा निर्मित किए जाने में सक्षम हो, जिसका उद्योगों में प्रयोग किया जा सके। उद्योग में प्रयुक्त वह निर्मित किए जाने में जो सक्षम हो, ऐसे उत्पादों पर, ऐसी चीजों पर ही एकस्व प्राप्त होता है। अभिकल्प, अभिकल्प में आकृति, नमूना तथा पंक्तियों की व्यवस्था अथवा रंग संयोजन जो किसी वस्तु पर अनुप्रयुक्त होता है सम्मिलित है। देखिए क्या क्या, कोई आकृति, कोई भी आकृति बनाई गई हुई हो, कोई नमूना बनाया गया हो, पंक्तियों की व्यवस्था हो, रंग संयोजन किया हो। जैसे चित्रकार होता है, वो एक बहुत सुंदर सी कलाकृति बनाता है, लाइनों के द्वारा टेढ़ी सीधी लाइनें खींचकर उनमें रंगों का प्रयोग करके वो बहुत अच्छी सुंदर सी चित्रकारी करता है। तो वह जो उसकी कलाकृति है, वह इस अभिकल्प के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाई जा सकती है। अभिकल्प को डिजाइन भी कहा जाता है। यह कलात्मक प्रकटन अथवा ध्यान आकर्षित करने वाली विशेषताओं को दिया गया संरक्षण है। कलात्मक प्रकटन, जिससे कला का प्रकटन होता है। कोई मूर्ति बना दी गई है, वह मूर्ति लोगों का ध्यान आकर्षित करती है, तो ऐसी चीजों का संरक्षण प्रदान करने के लिए अभिकल्प अधिनियम बनाया गया था। अभिकल्प के अंतर्गत उसे विशेषाधिकार दिए जाते हैं। एक अभिकल्प के संरक्षण की अवधि 10 वर्ष होती है, जिसके समाप्त होने के पश्चात और 5 वर्षों के लिए नवीकृत की जा सकती है और उसे 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। 10 + 5 कुल 15 वर्षों तक, कुल 15 वर्षों तक अभिकल्प के माध्यम से विशेषाधिकार प्राप्त किया जा सकता है। वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात वह अभिकल्प सार्वजनिक क्षेत्र का हो जाता है। फिर उस कलाकृति को, उस रचना को कोई भी काम में ले सकता है। पौध प्रजाति, देखिए इसके बारे में हमने बात की थी। भारत में इसे प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। पौध प्रजाति अनिवार्य रूप से पौधों का उनकी वानस्पतिक विशेषताओं के आधार पर श्रेणियों में समूहीकरण करना है। उनकी वानस्पतिक विशेषताओं के आधार पर उनको श्रेणियों में समूहीकरण करने का कार्य इसमें होता है। यह प्रजाति का एक प्रकार है जो कृषकों द्वारा उगाया तथा विकसित किया जाता है। देखिए, दो अलग अलग पौधों को मिलाकर एक नई प्रजाति का निर्माण कर दिया गया, एक नई प्रजाति तैयार कर दी गई पौधों की। तो यह कार्य कृषकों द्वारा किया जाता है। तो इसे संरक्षण प्रदान करने के लिए यह पौध प्रजाति के अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाई जाती है। कृषकों द्वारा उगाया गया तथा विकसित किया गया कार्य इसके अंतर्गत आता है। पौधों के आनुवांशिक संसाधनों को संरक्षित करने, सुधारने तथा उपलब्ध कराने में सहायता करता है और इसके माध्यम से देखिए आनुवांशिक संसाधनों को संरक्षण प्रदान करने, उनको सुधारने और उनको उपलब्ध कराने में सहयोग प्राप्त होता है। जो प्रजाति कृषक द्वारा नई तैयार की गई है उसको। यह संरक्षण अनुसंधान एवं विकास में निवेश को बढ़ावा देता है और इस संरक्षण के द्वारा अनुसंधान और विकास में निवेश बढ़ता है। निवेश को क्या मिलता है? बढ़ावा मिलता है। कई लोग उसमें निवेश करते हैं। भारतीय कृषकों को काश्तकार, संरक्षक व प्रजनक के रूप में मान्यता देने के साथ साथ
गुणवत्ता के बीज तथा कृषि उपकरण सुलभ कराता है। यह बीज उद्योग की वृद्धि में सहायता करता है और इसके माध्यम से कृषकों को उच्च गुणवत्ता के बीज व कृषि उपकरण भी प्राप्त होते हैं, जिससे कृषि बीज उद्योग की वृद्धि में भी सहायता मिलती है। देखिए, यह भारत में सम्मिलित किया गया है। पौध प्रजाति को संरक्षण प्रदान करने के लिए कृषक नए नए नवाचारों के माध्यम से नई नई पौधों की किस्में हमारे सामने ला रहे हैं। उन पौध प्रजातियों का संरक्षण कैसे हो, वो प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा पौध प्रजाति को भी प्राज्ञ संपत्तियों में सम्मिलित किया गया है। बच्चों, आगे चलते हैं। अर्धचालक एकीकृत परिपथ अभिन्यास अभिकल्प, यह एक तरह से जैसे कंप्यूटर में आईसी होती है, उस तरीके से आईसी के रूप में जो चिप काम में आती है, वो उसको संरक्षण प्रदान करने का कार्य है, तो जो कि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में काम में आती है। यह विस्तार से देखते हैं। अर्धचालक प्रत्येक कंप्यूटर का एक अनिवार्य अंग है। आईसी हर कंप्यूटर का अनिवार्य अंग है। कोई भी उत्पाद जिसमें ट्रांजिस्टर अथवा अन्य विद्युत परिपथ तंत्र के तत्व प्रयुक्त किए गए हैं, वह अर्धचालक सामग्री पर विद्युत रोधी सामग्री के रूप में अथवा अर्धचालक सामग्री के भीतर बना हो, वो इसके अंतर्गत आता है। इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ तंत्र प्रकार्य को निष्पादित करने हेतु ही इसका अभिकल्प ऐसा है, इसके डिजाइन इस प्रकार की बनाई गई है। देखिए, परंपरागत ज्ञान, इसे भी भारत में ही सम्मिलित किया गया है, क्योंकि हमारा जो परंपरागत ज्ञान है वो अधिक विस्तृत है, अधिक समृद्ध है दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा। हमारे यहाँ चिकित्सा की कई विधियां हैं, हमारे यहाँ परंपरागत ज्ञान बहुतायत में हैं, जो कि हमारे पूर्वजों द्वारा हमें प्रदान किया गया है, उसमें कई चीज़ें सम्मिलित हैं। आइए देखें। परंपरागत ज्ञान का तात्पर्य संपूर्ण विश्व में स्थानीय समुदायों के बीच प्रचलित ज्ञान प्रणालियों, नव प्रवर्तनों एवं व्यवहारों से है। ये ज्ञान कई वर्षों में विकसित तथा संचित हुआ है। कई वर्षों में जाकर यह विकसित हुआ है, धीरे धीरे विकसित होता गया और संचित हुआ है। जैसे पहिए के बारे में हम सभी जानते हैं, हमारे पूर्वजों द्वारा सर्वप्रथम पहिए का आविष्कार किया गया, लकड़ी का पहिया बनाया गया। धीरे 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 पहिए में नई तकनीक का प्रयोग होता गया, नवाचार होते रहे और आज कई कंपनियां पहिया बनाती है, टायर बनाती हैं और प्रयुक्त किया जाता रहा है। वह कई पीढ़ियों के हाथों से गुजरा है। देखिए, ये ज्ञान जो है परंपरागत ज्ञान, ये कई वर्षों में तो विकसित हुआ है, साथ ही साथ धीरे धीरे एकत्र होता चला गया है और प्रयुक्त करते 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 अब हमारे हाथों में यह पहुंचा है। भारत सरकार का परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय, जो अनिवार्य रूप से परंपरागत ज्ञान का एक डिजिटल ज्ञान कोश है, जो हमारी प्राचीन सभ्यता में विशेषतः औषधीय पौधों तथा भारतीय औषधि प्रणाली में प्रयुक्त निरूपणों के बारे में विद्यमान है, स्थित है। प्रचुर ज्ञान की यह संस्था हमारे परंपरागत ज्ञान के अनाधिकृत एकस्वीकरण को रोकने में सहायता करती है। भारत द्वारा जो परंपरागत ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय बना हुआ है, इसके अंतर्गत औषधियों का जो निर्माण होता है, जो औषधीय प्रणाली थी, औषधीय पौधे थे, उनके बारे में विस्तार से उसके अंदर सारी जानकारियां स्थित है। इन जानकारियों के मदद से अनाधिकृत एकस्वीकरण, अगर कोई अनाधिकृत रूप से पेटेंट लेने का प्रयास करता है तो उसे रोकने का कार्य किया जाता है। व्यापारिक भेद, देखिए यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उस व्यापार में कुछ न कुछ भेद होता है। जैसे कोका कोला के अंदर कौन कौन से तत्व मिले होते हैं, इसकी जानकारी सभी को नहीं है, कुछ लोगों को ही उसकी जानकारी है। तो ये व्यापारिक भेद होता है जो कि उस व्यापार को आगे बढ़ाने का कार्य
करता है। व्यापारिक भेद मूलतः एक गोपनीय सूचना है जो तीव्र प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देती है, जैसे किसी पेय पदार्थ का नुस्खा। देखिए, गोपनीय सूचना है जिसके बारे में अगर सभी को पता लग गया तो प्रतिस्पर्धा क्या होगी, बढ़ जाएगी और अधिक प्रतिस्पर्धा में नुकसान होगा। तो ऐसी तीव्र प्रतिस्पर्धा को जो बढ़ावा देने से रोकती है वह व्यापारिक भेद रोकता है। भारत में व्यापारिक भेद भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के अंतर्गत संरक्षित किए गए हैं। देखिए, ये भारतीय अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत इन्हें संरक्षण प्रदान किया गया है। आगे देखते हैं बच्चों, प्राज्ञ संपत्ति तथा व्यवसाय। व्यवसाय को आगे बढ़ाने में यह समीक्षात्मक है कि क्या कोई व्यवसाय बाजार में अपने आप को स्थापित कर रहा है अथवा वह पहले से ही अपनी प्राज्ञ संपत्ति को सुदृढ़, संरक्षित व सुव्यवस्थित कर रहा है। देखिए, किसी व्यवसाय को अगर सुदृढ़ बनाना है तो उसे अपने व्यवसाय से जुड़ी हुई कुछ जानकारियों को प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के तहत रजिस्टर्ड करवा लेना चाहिए, ताकि उस व्यवसाय का संरक्षण हो सके, उसका विकास हो सके और उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोके, वह प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ता रहे। इसके लिए उसे प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए और इसके अंतर्गत उसे अपने उत्पादों को, अपने नए आविष्कारों को, नवाचारों को इसके अंतर्गत रजिस्टर्ड करवाना चाहिए। दूसरों की प्राज्ञ संपत्तियों का सम्मान न केवल नैतिक आधार पर बल्कि कानूनी आधार पर भी करना अनिवार्य है और एक व्यवसायी के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह दूसरे के प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों की क्या करे, सम्मान करे और उन्हें नैतिक आधार पर साथ ही साथ कानूनी आधार पर भी मान्यता प्रदान करे, अन्यथा कानूनी कार्यवाही हो सकती है। दूसरों की प्राज्ञ संपत्ति के सम्मान से ही अपनी प्राज्ञ संपत्ति का मान होता है। यदि हम दूसरे के प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों को, उसको प्राप्त पेटेंट, उसके एकस्वाधिकार को, उसके द्वारा प्राप्त कॉपीराइट का सम्मान करेंगे तो हमारे प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों की भी रक्षा होगी, हमारे प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों का भी सम्मान बना रहेगा। प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के संरक्षण क्षेत्र के विस्तार द्वारा नए उपक्रमों की सहायता करना। देखिए, नए उपक्रमों की सहायता करने कैसे होती है? नए उपक्रमों की सहायता, जब नया उद्यमी कोई नवाचार लेके आता है, नई तकनीक लेके आता है, नई योजना लेके आता है और उसे संरक्षण दे दिया जाता है प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के अंतर्गत, उसकी योजना, जो नई योजना है, जो मूल योजना है, मौलिक योजना है, उसे संरक्षण प्रदान कर दिया जाता है तो उनकी सहायता होती है, उसे प्रतिस्पर्धा से बचाव प्राप्त होता है। उनकी योजनाओं को पूंजी प्रदान करने तथा बाजार में प्रतिस्पर्धा स्थापित करने में प्राज्ञ संपत्ति अधिकार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अन्य समान जो उत्पाद लाने वाली संस्थाएं हैं, अगर उनके सामने कोई नया उपक्रम स्थापित होता है, उसकी तकनीक अन्य से अलग है और उसे संरक्षण प्राप्त होता है, तो वह बड़ी कंपनियों से भी प्रतिस्पर्धा कर सकता है, क्योंकि उसकी तकनीक नई है और उसके नवाचार द्वारा वह तकनीक क्या है, बहुत अच्छा उत्पादन भी करती है। तो व्यवसायी के लिए प्राज्ञ संपत्ति अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बच्चों, आज हमने प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों के प्रकार पढ़े, सभी प्रकारों का ध्यान से अध्ययन किया, साथ ही साथ हमने व्यवसाय के बारे में भी देखा कि प्राज्ञ संपत्ति अधिकार और व्यवसाय किस प्रकार जुड़े हुए हैं। नए व्यवसायी के लिए प्राज्ञ संपत्ति अधिकारों का क्या महत्व है, ये भी हमने इनके बिंदुओं के अंतर्गत जाना। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।